मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। नमस्कार साथियों, राम राम सा, खम्मा घनी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं और आज अपन बात करने वाले हैं आपका जो बीएसटीसी की आप तैयारी करने वाले हैं उसके लिए क्या है 450 पार। भाई अब की बार क्या है 450 पार मिक्स मसाला रहेगा आपका। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा 200 प्रश्नों का आपके सामने फॉर्मेट आ जाएगा एक दो क्लास के अंदर कि कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो बिल्कुल क्या है, एक बार जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं फटाफट सभी को क्या कर दो, शेयर कर दीजिएगा। और क्या कहा है कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी। वो मंजिल है ना, वो मंजिल भी अपना सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो वो मंजिल खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएगी। और आपकी तैयारी कब अच्छी होगी, आपको आपका मुकद्दर कब मिलेगा, तेरा मुकद्दर मुट्ठी में होगा जब किताबों संग तेरी यारी होगी। इन किताबों से जब आपकी दोस्ती होगी तभी साथियों क्या है आपका मुकद्दर है वो आपको क्या है मिलने वाला है। आप मुकद्दर के सिकंदर बनने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से क्या पढ़ तो रहे होंगे। है सभी का क्या, सभी का स्वागत है। मधु जी गुड इवनिंग, बिल्कुल सभी का गुड इवनिंग है। एक बार सभी को फटाफट से क्लास को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ संख्या काफी कम है, एक बार शेयर करता हूं, उसके बाद अपन क्लास को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि आपके जो मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता के प्रश्न भी रहेंगे। किसके? मानसिक योग्यता के प्रश्न भी रहेंगे। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न भी रहेंगे। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न भी रहेंगे। उसके साथ साथ हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी रहेंगे और राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी रहेंगे। यानी कि आपका पूरा का पूरा बीएसटीसी का सिलेबस कवर हो जाएगा। कैसी आपकी तैयारी है उसका क्या है पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। बताओ भाई, तो लुप्त संख्या है वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। रीजनिंग है, फटाफट से बता दो लुप्त संख्या ज्ञात करनी। कहां पे लुप्त है सर? देख लो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ये लुप्त संख्या है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपकी क्या है लुप्त संख्या है। यहाँ पे क्या आएगा वो आपको क्या करना है वो बताना है। लुप्त का मतलब जहां पे अभी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस संख्या के बारे में आपको बताना है। ठीक है। सर आपकी टीम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, आप सोच समझ के आंसर देना है। एक भाई 22 लिख रहा, 22 तो ऑप्शन में नहीं है, सीधा ऑप्शन ही टिक करो, मतलब आंसर ही दो। 7 6 3 4 है, छोटी संख्या, सीधा ऑप्शन मारो। ठीक है, क्या आएगा? चलिए करते हैं इसको। एसआर जोटरा सोमराज दो बता रहे हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। देखिएगा कैसे हो सकता है 7, तो 7 तो 7 पास पास में होगा। 6 6 हो नहीं सकता, 4 4 हो नहीं सकता, और 3 3 हो नहीं। चलो फिर दोबारा ट्राई करते हैं। और कैसे डायरेक्ट अनुमान लगाएंगे, वो तो सेट हुआ नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे चौदह कैसे आ सकते हैं। 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। अच्छा ऐसे आएंगे क्या? फिर यहाँ तो 5 4 9 और 6 15 ज्यादा हो जाएंगे। तो पहला तरीका अपना ऐसे एक एक को चेक करना। ठीक है, ओके। आप ये तरीका तो अपना सही निकला नहीं, फिर आप पास वाले नहीं हुए, आमने सामने वाले के ट्राई करो। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 4 गुणा 2 ये होते हैं 8। ठीक है, 3 गुणा 5 ये होते हैं आपके कितने? 15। जबकि यहाँ तो 14 आए हुए हैं। तो फिर क्या होगा, 15 में से अगर 8 घटाओ तो पीछे कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। और 7 का डबल करके कितना लिख दिया? 14 लिख दिया। यानी कि यहाँ पे अगर इस यही का ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 6 कितने आएंगे? 30 आएंगे। 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 4 कितने आएंगे? 28 आएंगे। दोनों के बीच का अंतर कितना? 2। तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर 7 था, डबल करके 14 लिख दिया था। यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर 2 है, डबल करके 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के अंदर दे रखा क्या? बिल्कुल डी में दे रखा है भाई, बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल डी होगा। भावना जी वगैरह, रेणु जी, यादव, ठीक है, पायल मेनारिया, बिल्कुल ठीक है। चिक मिटक चटक मटक के गलत हो गया, चटक मटक गलत ही हुई। ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा कैसे हुआ, एक बार फिर से देखिएगा। जिनके डी आंसर नहीं आया वो एक बार क्या कीजिएगा, पुनः देखिएगा कि इसका डी आंसर है वो आपका कैसे आया है। तो देखो
क्योंकि ये मैट्रिक्स है साथियों, इसमें क्या है, बच्चा ऐसे क्वेश्चन देख के डरता है, डर स्वाभाविक है, पता नहीं क्या उत्तर हो सकता है। देखो इसने क्या किया, आमने सामने वालों का गुणा किया, 4 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 8 आया। 5 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 15 आया। अब इस 15 में से 8 को घटाया, इन दोनों के बीच में कितना गैप आया, इन दोनों के बीच में गैप आया 7, और 7 को इसने डबल करके कितना लिख दिया, 14, और 14 को इसने बीच में सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जितना आया उसका डबल बीच में लिख दिया। उसी प्रकार 5 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आया, 30। 7 को 4 से गुणा किया, कितना आया, 28। दोनों के बीच में कितना गैप, 2 का। 2 का क्या करेंगे, डबल करके लिख देंगे 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। क्लियर है बात, हो गई समझ में? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। बताओ भाई, यहाँ पे आपका देखिएगा, जिस प्रकार ये जो पहला पद है ये दूसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या आना चाहिए जो इससे संबंधित हो। बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट से चेक करो, फटाफट से करो। क्या आ जाएगा भाई? हाँ, नरेश कह रहा सी, शी, गीता सिस्टर, प्रेम जी, शुभांशु, बिल्कुल सी आ रहे हैं। देखते हैं अभी क्या आएगा, देखिएगा। ये भाई मैंने ये थे वो यहाँ के यहाँ दोनों उतार दिए। ठीक है, अब देखो इनके बीच में संबंध क्या, पहले वो पता करो भाई। ये एम एन क्यू आर था, मैंने यहाँ पे एम एन क्यू आर लिख दिया। एल एम पी क्यू था, मैंने इसको इससे ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता चल गया कि ये इससे पीछे वाले रंग करा रहे हैं। एल एम एक बढ़ रहा है, उल्टा लिखा है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ भी अपन उल्टा लिखेंगे। ठीक है, ये वाला क्या बाद में लिखा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि एम के अंदर एक कम हो रहा तभी एल आ रहा, एन से एक कम आया तभी एम आया, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन ऐसा ही लिख दे तो भाई देखो, पहले एम दिया हुआ फिर एल हो गया, यानी कि एक कम हो रहा है। एन से क्या है भाई, एम हो गया। ठीक है, एक कम हो रहा है। क्यू से पी एक कम हो रहा है, आर से क्यू एक कम, यानी कि एक एक बैक वाला अक्षर लिखा जा रहा है। इसका क्या, इसका यहाँ पे बैक वाले अक्षर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, जो इसके पहले आते थे वो लिखा, जैसे एम एल से पहले आता है एल एम, तो बैक वाले लिखे गए। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चीज होगी उसका ये बैक वाला होगा, यहाँ पे जो लिखेंगे उसका ये बैक वाला होगा। तो ये तो इससे जो उत्तर आएगा वो तो इससे एक एक आगे ही होगा। तो ये क्या है, आर एस वी डब्ल्यू, तो ये इसके एक एक बैक वाला है, तो इससे आगे वाला अपन लिखेंगे। आर के बाद एस, एस के बाद टी, वी के बाद तो यू वी डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू के बाद एक्स, तो एस टी डब्ल्यू एक्स आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रखा है, जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो देखिएगा, किसी निश्चित कूट में स्मार्ट को आर के एक्स एनओ के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्रेट को कैसे लिखा जाएगा। बताओ भाई, स्मार्ट को आर के एच एन ओ लिखा है, तो ग्रेट जी आर ई ए टी को कैसे लिखेंगे, फटाफट से बताओ कमेंट करके। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, बताओ फटाफट से। अंतर आपने निकाल दिया होगा, यहाँ पे कैसे लिखा गया। तो देखो भाई साहब, एस एम ए आर टी ए, इसको आर के एन ओ कैसे लिखा, तो आप कहेंगे सर देखिएगा यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने क्या किया, एस का ये देखो आर लिख रहा है, एम का के लिख रहा है, ए का एक्स लिख रहा है, आर का एन लिख रहा है, और टी को ओ लिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कितना गैप डाल रहा वो पता करेंगे। एस को आर लिखा, यानी कि एक कम वाला लिखा। एस से पहले क्या था, आर आता, तो आर लिख दिया, एक पहले आने वाला लिख दिया। एम का के लिखा, तो एम से 2 नंबर पहले आता, उसको के लिखा। ए से जो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर पहले आता है, वो आपका मतलब यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद आर से 4 नंबर वाले को लिख दिया गया। एन, आर से 4 नंबर पहले कौन आता है, तो एन के बाद एम, एन के बाद ओ पी क्यू आर। ठीक है, 4 बैक चला गया, वो टी से 5 बैक चला गया, -1 -2 -3 -4 -5। ये वाला फॉर्मेट क्या हुआ, ये वाला फॉर्मेट कॉपी हुआ। ठीक है, उसी प्रकार आप भी क्या करो, इसके अंदर ये वाला फॉर्मेट कर दो, जी आर ई ए टी। जी से तो एक ही बैक जाना है,
आर से 2 बैग जाएंगे, ई से 3 बैग जाएंगे, ए से 4 जाएंगे, टी से 5 बैग जाएंगे। यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, जी से एक पहले क्या आता है, एफ आता है, ई एफ जी। तो एफ आएगा पहले, इतना तो पता चल गया। इसके अंदर पहले एफ है क्या, नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। इसमें पहले एफ है क्या, नहीं है, ये कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जल्दी कैसे करना ये भी बता दूं। कुछ लोग कहते हैं ना एग्जाम में सर टाइम कम पड़ जाता है, अब वो यहाँ से लाइन टू लाइन चलते जाते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन दोनों के अंदर पहले एफ एफ आ रहा है, इन दोनों में पहले पीपी आ रहा है, इन दोनों में पहले डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, उस बीबी आ रहा है। देखो एफ एफ दोनों में आया, पीपी दोनों में आया, बीबी दोनों में आया, डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों में आ रहा। ओ आएगा या आर आएगा, इन दोनों ऑप्शन में फर्क कितना है कि लास्ट में क्या आएगा वही फर्क है। तो आप अब सीधा लास्ट वाला ही करो, टी से 5 बैंक जाओ सीधा, और आर के बाद देखो, आर के बाद एस और टी, ये तो 2 बैग जाता है, जबकि ओ, तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल ये यहाँ पे ओ आएगा। तो स्टार्टिंग में एफ, लास्ट में ओ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे सीधा जो सही करोगे वही काम आएगा। तो सतीश जी, सुरेंद्र भाई साहब, भोले शंकर, सोमराज जी, कविता, मुकेश, बिल्कुल राइट है। सीधा आपका आंसर मिल गया। ये बीच वाला अपन ने नहीं निकाला कुछ भी, लेकिन अपन को पता चल गया। क्यों? क्योंकि इसके और इसके अंदर ये बाकी वाली संख्या तो क्या थी, जो अंक थे, लेटर लिखे हुए थे इंग्लिश के अल्फाबेट, वो क्या थे, कॉमन थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाले सारे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन कीजिए। साथियों 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से 3 तो क्या है, 3 तो किसी ना किसी रूप से क्या हो जाएंगे, आपके समान हो जाएंगे, जबकि एक आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ईश्वर जी, ददीज, हाँ सब, अब तो डेली मॉडल पेपर स्टार्ट कर दो एमएस इंडिया। बिल्कुल ये डेली होंगे आपके, चिंता मत करो आप। ठीक है, आंसर बताओ आप। तो देखिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक अलग है। देखो 31 छिन्न कोई वर्ग वगैरह ऐसा कुछ तो है नहीं, 22 48 30 36 12 58 ऐसा कुछ तो अपन को पता चला नहीं भाई, कोई वर्ग हो, घन हो वगैरह, ऐसा तो कुछ पता अपन को चला नहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो सम 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 सम, तो ये भी तो सम है। ठीक है, चलो और देखते हैं, और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखो इनको जोड़ते हैं अपन, कितना आता है, 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6, कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 9 19 आते हैं। कितने आते हैं, 19 आते हैं। ठीक है, इनको भी जोड़ो, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, कितने आएंगे, तो 2 2 4, 4 4 8, 8 और 8 16 आते हैं। ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे, सबको ऐसे एक बार जोड़ के चेक करते हैं। 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 6, तो देखो 3 3 6 और 6 12 आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको भी जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, तो देख लो 1 और 2 3, 3 और 5 8 और 8 16 आ रहे हैं। अब देखो कौन सा हो जाएगा, इससे अपना आंसर निकल सकता है, क्योंकि मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही जो तीनों में समान है, जबकि एक के अंदर वो चीज नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा हो सकता था इसका भी 16 आ रहा है, इसका भी 16 आ रहा था, इसका भी 16 आता तो अपन सीधा इसको घोषित कर देते, लेकिन वो सभी का योग 16 है, इसका नहीं, ऐसा तो रूल लागू हुआ नहीं क्योंकि इसका 12 है। तो अब 2 तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। एक तो अपन ये देख सकते हैं कि ये संख्या, इसका जो योग है वो योग कैसा आया है, योग आया है विषम, जबकि इन तीनों का योग क्या आया, इन तीनों का योग क्या आया, सम आया। तो अपन 19 वाला यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको सही मान सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, यही होगा आंसर। तो बाकी 4 का भाग 2, तो 16 के अंदर जा रहा है पूरा का पूरा, 4 का भाग 12 में भी पूरा का पूरा जा रहा है, 16 में भी जा रहा है, लेकिन 19 में नहीं जाएगा। तो ये सम विषम वाला बेटर रहेगा, आपका भाग्य हो जाए। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अन्य तीनों से अलग है, अलग किस प्रकार से है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत की पहचान करो। देखिएगा 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा किसी न किसी रूप से उनसे क्या है, अलग है। जो अलग है उसकी क्या करनी, पहचान करनी। एक बार फटाफट से शेयर कर दो भाई सभी को। हाँ, वेरी फूटरा जूम किया, हाँ जूम फूटरा किया ना, जूम फूटरा ही करना भाई, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा है। एक बार सभी को शेयर कर दो, हर घर तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। अरे तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है दोस्त, चलते रहना है हमेशा। मंजिल पाने के सफर के अंदर हमेशा क्या है, आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पे आप कैसे आगे बढ़ते हैं देखिएगा। हाँ सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाते हो, देखिएगा आज आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, 4 घंटे आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ना, आने वाले समय में 8 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। वो सोच के पढ़ाई करना कम से कम स्टार्ट कर दो, और कोई मोटिवेशन नहीं हो आपके पास तो। ए आ रहा है और बी ज्यादातर आ रहा है, किरण जी, कपिल जी, संदीप जी, हकम खान की बी आंसर होगा। क्या है भाई बी में, कार्बन, बिल्कुल।
ओरम, ओरम इसको सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब ये इसका साइंस में नाम ओरम है, अपन सामान्य भाषा में इसको सोने के नाम से जानते हैं, जो मेटल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कितने लिखो ऐसे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी के तत्व है। ओरम भी तो आता है आवर्त सारणी में, ओरम भी आता है। लेकिन तीन प्रकार की चीजें होती है, आपको पता हो तो, एक तो होते हैं धातु, एक होता है अधातु, और एक होता है उपधातु। क्या होता है, उपधातु, ठीक है। और ये जो आपका ये तीनों हैं ये अलग है, जबकि ओरम एक प्रकार का क्या है, मेटल है, धातु है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिसने भी बी बताया बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चार युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक युग्म क्या है, एक युग्म क्या है, असंगत है, भिन्न है। उस असंगत युग्म का चयन करना। चार जोड़ियां ली गई है, युग्म का मतलब तो समझते हो ना, जोड़ी। हाँ, तो चार में से तीन तो किसी न किसी रूप से समान है, जबकि एक गलत लिखी हुई है, उसको आपको पहचानना है दोस्तों। बताओ कौन सी जोड़ी गलत लिखी हुई है, फटाफट से बताओ भाई। हाँ, दूरी, दूरी वाली गलत लिखी हुई है, ओडोमीटर है भाई। और सर मैं पिछले वाले वीडियो देखूं या नए शुरू करूं, देख सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेगा एक चीज होती है भेड़ चाल, क्या होती है, तो वो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है आपके अंदर प्रकट होती नजर आई कुछ दोस्तों के अंदर, सभी में नहीं, ठीक है। क्योंकि जो डी आंसर बता रहे हैं वो कह रहे हैं सर दूरी का मात्रक ओडोमीटर नहीं होता है, फिर क्या होता है मुझे बताओ आप। तो इसको गलत कर रहे हैं, फिर दूरी का मात्रक क्या होता है बताओ भाई मेरे। अरे पवन, पवन को एनीमोमीटर में मापा जाता है, पवन को एनीमोमीटर में मापते हैं, गलत लिखा हुआ है ये। आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। जल की जो सांद्रता होती है, जल की क्या है, जल की जो सांद्रता होती है वो सांद्रता, और ध्यान रखना हाइड्रोमीटर होगा, वो हाइड्रोमीटर होगा, ठीक है, वो हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल सही है। दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखना डिस्टेंस, दूरी को हमेशा ओडोमीटर के द्वारा मापते हैं। और जो स्पीड होती है ना, स्पीड, उस स्पीड को स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। गाड़ी के अंदर आप बैठे हो या कभी नहीं बैठे हो, तो जो किलोमीटर दर्शाती है ना घड़ी, जिसके अंदर इतने किलोमीटर चले वो दर्शाती, वो आपका ओडोमीटर है, उसको क्या कहा जाता है, ओडोमीटर कहा जाता है। और जो कांटा होता है ना, हमारी गाड़ी एम माले, वो स्पीड बताता है, वो स्पीडोमीटर है, ठीक है। तो ये तो सारे सही है, पवन वाला गलत लिखा हुआ है, पवन को एनीमोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए आंसर राइट होगा, ये क्या है, गलत लिखा हुआ था भाई, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखिएगा। निम्नलिखित के संबंध में कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच सही संबंध दर्शाता है। वेन आरेख से चित्र है भाई आपका, चार चीजें दी हुई है, छात्र, क्रिकेट प्रशंसक, एक तो छात्र दिए गए आपको, एक क्रिकेट प्रशंसक दिए गए, ऐसे व्यक्ति जिनको क्या है, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट पसंद है, और एक टेनिस के खिलाड़ी। इन तीनों में किस प्रकार का संबंध हो सकता है वो आपको बताना है। छात्र, क्रिकेट की प्रशंसा करने वालों और टेनिस खेलने वालों के बीच में वेन आरेख से दर्शाना हो तो उसके बीच में सबसे अच्छा संबंध कौन सा हो सकता है भाई बताओ। सर कल आपने वीडियो प्ले देखिए भाई, मैंने कह दिया है वीडियो प्ले टेक्निकल टीम को वो डाल देंगे, ठीक है। मीरा कुमारी ए, बिल्कुल ये साइंस कह दिया, साइंस यस कुमार, ठीक है। कल है वो आपके, क्या मैंने बोल दिया उनको, डाल देंगे बहुत जल्दी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। राणु जी डी, राधे राधे डी, सर आप नहीं खुल रहा है ऐप, कौन सा नहीं खुल रहा है, खुलेगा भाई, नहीं खुल रहा है, जो भी मैंने आपको नंबर बताए थे इन पे कॉल करो टेक्निकल पे, ठीक है। कपिल जी, महेश जी, नवदीप जी, कुछ ए बता रहे हैं कुछ डी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे संख्या डी है, देखिएगा। एक तो क्या लिखा हुआ है, छात्र लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट प्रशंसक, क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट प्रशंसक, यानी कि जो क्रिकेट की प्रशंसा करता है। और तीसरा लिखा हुआ है टेनिस खिलाड़ी, कौन लिखा हुआ है, टेनिस खिलाड़ी। अब मेरी बात सुनो, तीनों को ऐसे मिलाओ, क्या छात्र क्रिकेट की प्रशंसा कर सकता है बताओ मुझे, क्या छात्र क्रिकेट की प्रशंसा कर सकता है। भाई आप छात्र हो, आप पढ़ाई करते हो, आप क्रिकेट की प्रशंसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं क्रिकेट की प्रशंसा, भाई वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है, छक्के वक्के लगाता है, कर सकते हैं। तो छात्र है ये, छात्र क्रिकेट का प्रशंसक हो सकता है, ये बात तो क्या है, सही है।
तो ये वाला जो क्या है, ये वाला जो छात्र क्रिकेट का प्रशंसक हो सकता है, ये वाला इसका तो सपोर्ट करता है। तो छात्र और क्रिकेट प्रशंसक के बीच तो संबंध हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, छात्र टेनिस का खिलाड़ी हो सकता है क्या, मुझे बताओ। छात्र टेनिस का खिलाड़ी हो सकता है क्या सर? जो छात्र क्रिकेट की प्रशंसा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। छात्र टेनिस भी खेल सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो छात्र क्रिकेट का प्रशंसक भी हो सकता है, टेनिस का खिलाड़ी भी हो सकता है। यानी कि साथियों, छात्र है वो क्या है, छात्र दोनों का कॉमन चीज है, छात्र दोनों से संबंधित होगा, छात्र क्रिकेट से भी संबंधित होगा और टेनिस के खेल से संबंधित। पहला देखो, मान लिया ये छात्र है, तो ये इन दोनों से संबंधित है क्या? इससे तो है लेकिन इससे नहीं है। मान लिया बीच वाले को छात्र मानते, तो ये इससे भी संबंधित है, इससे भी संबंधित है, तो सही हो सकता। अब देखो, छात्र वाला संबंध तो ये सेट बैठ रहा है, लेकिन दूसरी बात, क्या क्रिकेट का प्रशंसक टेनिस का खिलाड़ी हो सकता है क्या? भाई टेनिस खेलने वाला क्रिकेट की प्रशंसा कर सकता है क्या, मुझे बताओ। टेनिस खेलने वाला बंदा क्रिकेट की प्रशंसा कर सकता है क्या? रीजनिंग पढ़ाने वाला जीके की प्रशंसा कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अब वो नहीं करे, वो उसकी जलन हो सकती है कि नहीं रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट है, जीके वो वाली बात। बाकी प्रशंसा तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। मैं अगर टेनिस खेल रहा हूं तो मैं क्रिकेट की भी प्रशंसा कर सकता हूं। तो आपका इन दोनों के बीच में भी संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर इसको क्रिकेट माने, इसको टेनिस माने, इसको छात्र माने, तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया ए वाले। तो ए वालों का जो कंफ्यूजन था ना, वो ये था, इसलिए एक लिख रहा है नो। ये कह रहे हैं कि मतलब नो लिख रहे हैं, मतलब आप दोस्तों जलते हैं किसी से, भाई वो ईर्ष्या का भाव होता है। आप किसी से प्रशंसा करने में क्या जाता है, आपको सर मेरी प्रशंसा करो, मैं कहूँ वाह बहुत अच्छा आदमी, क्या बात है। अरे लड़का कितना ही रड़ियार हो ना, लेकिन गांव में जब उसकी सगाई करने आते हैं तो वो पड़ोसियों से पूछते हैं। अब पड़ोसी तो उस लड़के से तंग होते ही, पहले सीधी बात है। लेकिन पड़ोसियों से पूछते हैं कि भाई टाबर सगाई करने आया, केड़ो है टाबर, तो वाह छोरो एकदम मस्त है, बहुत सीधो सोरो छेणो सोरो थे, तर आंख नीच ने छोरी दे दो। वो होता कैसा है सबको पता है, लेकिन वहां भी प्रशंसा की जाती है। तो यार ये तो नहीं क्यों कर सकते हैं, ये बताओ भाई हैं। प्रशंसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रशंसा कर सकते हैं, तो ये तीनों आपस में सम्मानित होंगे। छात्र क्रिकेट की प्रशंसा भी कर सकता है, टेनिस भी खेल सकता है, और क्रिकेट वाला प्रशंसक छात्र भी हो सकता है और टेनिस के खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों सम्मानित होंगे, इसमें तीनों सम्मानित है नहीं, इसमें ये इसके बीच में आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। ये यहाँ पे तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर कर दो एक बार भाई साहब। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। है आप यूं बस आपको किसी की प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ थे प्रशंसा कौन करो, वो काम थोड़ी चाली है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा। एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, अच्छा लड़की इशारा कर रही है, ठीक है। एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर, ये व्यक्ति बैठा है, ये भाई साहब व्यक्ति है, ये इसके ऊपर इसने पगड़ी वगड़ी बांध रखी है, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक व्यक्ति बैठा है बाग के अंदर, इसकी ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की है यहाँ पे, ये कौन है, ये एक लड़की है, ये इशारा करते हुए क्या कहती है, इसका कह रही है, ये लड़की है, ये इस व्यक्ति का कह रही है कि वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। ये लड़की कह रही है कि ये जो ये लड़का है ना, ये मेरे दादा, ये मेरे दादा और मेरी दादा की पोती, आपके दादा की पोती कौन होगी, आप खुद या आपकी बहन, आपका यही तो होगा ना भाई। भाई कोई भी लड़की है, मैं उसको कहूँ कि तेरे दादा की पोती कौन है, आपकी बहन ही होगी। वो अब चाचा के बहन हो या अपनी बहन है, वो तो हो सकता है, लेकिन इसने क्या कहा, मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है, ठीक है। यानी कि इसके दादा की पोती कौन, ये खुद, और इसका इकलौता भाई है, यानी कि ये इस लड़की के, ये लड़का क्या लगता, भाई लगता। मतलब ये लड़की है, ये इस लड़के की क्या हो गई, भाई बहन, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, इतना तो पता चला। ये दोनों का संबंध आपस में क्या, भाई बहन है। आगे क्या पूछा, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की मां से क्या होगा। ये दोनों तो आपस में भाई बहन है, लेकिन ये जो बाग में बैठा व्यक्ति इस लड़की की माँ के क्या लगता है, दोनों भाई बहन हैं, तो अपनी माँ के लड़का क्या लगेगा, बेटा लगेगा। तो यहाँ पे पुत्र राइट होगा, किसने बताया भाई, किरण सोलंकी बी बता रही है, जेपी मेघवंशी डी बता रहा ससुर है। भाई यहाँ ससुर वसुर कुछ है ही नहीं, कहाँ से आ गया तुम ससुर है। बी बता रहे हैं ज्यादातर, बिल्कुल बी वाले सारे के सारे राइट है, पुत्र लगेगा, सीधी बात है, समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक घड़ी का समय 4:30 है। घड़ी के अंदर कितना बजा भाई? 4:30 हुई है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? इसके लिए तो सर घड़ी बनानी पड़ेगी। तो ये घड़ी है, इसमें तो अभी 9:30 बजे है, तो ये तो काम आएगी नहीं। दूसरी बनाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? ये कोई घड़ी? अब सर एक घड़ी नहीं अंडा है, ऐसे मत बोलना कि ये घड़ी नहीं है अंडा है, गोल नहीं बना आपसे। तो है जैसी है, अपने को क्या क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, और यहाँ पे 9 बजते हैं, यहाँ पे 4 बजते हैं। ठीक है, इसने कहा कि क्या है? 4:30 का समय हुआ है। टाइम कितना हुआ है? तो ये घंटे वाली सुई ये छोटी होगी थोड़ी सी, मैंने बड़ी बना दी। घंटे वाली सुई तो छोटी होती है, मिनट वाली बड़ी होती है, तो सबको पता है। ये 4 और ये मिनट वाली सुई, ये 4:30 हो रहे हैं। अब इसने कहा कि मिनट की सुई पूर्व की ओर है। ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। ये वाली दिशा है ना, ये वाली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। किसने कहा नीचे वाली दिशा पूर्व दिशा है? मैं यहाँ पे दिशाएं बना देता हूं। इसने कहा ये वाली दिशा, नीचे वाली दिशा पूर्व दिशा है, तो ये दिशा कौन सी है? पूर्व। अब पूर्व के जस्ट उल्टी कौन सी होती है? पश्चिम होती है। पूर्व की जस्ट विपरीत कौन सी होती है? पश्चिम होती है। इतना तो आपको पता है। और इधर कौन सी हो जाएगी? दक्षिण हो गया। उत्तर तो देखना, पूर्व और पश्चिम के बीच में हमेशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है। और पूर्व और इधर वाली है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर है इतना? भाई इसको आप इसको ऐसे घुमा के देख लो ना, जैसे मैं अभी इसको घूमता है क्या? नहीं, ये यहां से तो नहीं घूमता। बाकी अभी आपको बता देते भाई, अपन ऊपर वाले को उत्तर मानते तो ये ऊपर उत्तर हो गई, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऐसे मान लो। इतना तो समझ आ गया ना? उत्तर पूर्व आंसर आ रहा, मतलब समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसने कहा कि घंटे की सुई की दिशा क्या है? ये घंटे की सुई ये इधर है, तो ये किसके बीच में है? तो देखो, इसको मैं ऐसे का ऐसे लाऊंगा, तो इधर तो ये उत्तर आ रही है, इधर पूर्व आ रही है। बीच की दिशा को कहा जाता है उत्तर भी है और पूर्व भी है, उसको कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। तो यहाँ पे अपना उत्तर क्या होगा? ये है उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? अगला सवाल, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले गल को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुछ कितने प्रकार के घन प्राप्त होंगे? बताओ भाई। सर घन और घनाभ से प्रश्न लेके आ गए आप। देखो, बड़े तो नहीं, लेकिन छोटा सा नॉर्मल सा प्रश्न है। ठीक है, हाँ। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? देखिएगा, ये नॉर्मल सा टोल कितने प्रकार के घन पूछे तब आपका फॉर्मूला होगा एन का क्यूब। क्या हो जाएगा? एन का क्यूब। सर एन के क्यूब को कैसे? अब जिनको क्यूब पता नहीं, किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करते तो क्यूब कहा जाता। देखिएगा, किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करते हैं ना उसी संख्या से, तो वो तो होता है वर्ग, जिसको अपन स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, घात 2 लगाते हैं। और क्यूब होता 3 बार। एन का क्यूब। सर एन क्या है? एन कहां से लाएं? तो एन का मान देखिए, 2 प्रकार के घन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में बांटा गया। मतलब एक तो बड़ा भुजा वाला घन है, एक छोटे भुजा वाले घन है। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा क्या हो जाएगा? एन का मान क्या होता है? बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, ये क्या होता है? ये एन का फॉर्मूला। एन कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो, बड़े घन की भुजा क्या, तो जो संख्या बड़ी है वो बड़े घन की भुजा होगी 4 बट्टे छोटे घन की भुजा जो छोटी है 2। ये आपका एन का मान है 4/2। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार गया। एन का मान कितना आया? एन बराबर अपन को मिल गया 2। और इसका सूत्र क्या है? एन का क्यूब। तो 2 का क्यूब करो। क्यूब का मतलब है उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना। तो एन का मतलब हो गया 2। एन का जब अपन क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब भी हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा के 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना उत्तर आएगा? 8 उत्तर आ जाएगा। कि इस प्रकार से अपन को 8 घन प्राप्त होंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। रमेश जी बिल्कुल 8 बता रहे हैं, तरुण जी 8 बता रहे हैं, मिस पूनम 8 बता रहे हैं, खुशबू 8 बता रहे हैं, भोले 8 बता रहे हैं, काव्य सिंह 8 बता रहे हैं, तनिषा शर्मा 8 बता रहे हैं। बिल्कुल 8 वाले सारे के सारे दोस्तों आपके क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। ठीक है, शेयर तो आप कर नहीं रहे हो, हैं? कर दो रे भाई। हाँ, दया करो इस बूढ़े आदमी पे। अगला, परिस्थिति व समय के परिवर्तन के साथ चलने वाले व्यक्तियों में सामाजिक परिपक्वता सर्वाधिक पाई जाती है। ये क्या कह रहा है? जो व्यक्ति परिस्थिति और समय के साथ चलता है ना, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति परिस्थिति और समय के साथ चलता है उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता ज्यादा पाई जाती है। सही है क्या?
आप अगर समय के साथ चलेंगे, परिस्थितियों के साथ समायोजन करते हुए चलेंगे तो आप में सामाजिक परिपक्वता ज्यादा पाई जाएगी क्या, सर्वाधिक पाई जाएगी क्या, बताओ। परिस्थिति और समय के साथ चलने वाले व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता ज्यादा पाई जाती है क्या भाई, बताओ। क्या राइट उत्तर हो जाएगा, फटाफट से बताओ। हैं? ए मतलब निस्संदेह, ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति साथियों परिस्थिति और समय के साथ चलता है, निस्संदेह उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गांव में सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता का कारण क्या। देखिए भाई, शहर वाले आपने देखा होगा ना, जब आप सिटी के अंदर साथियों अगर कहीं रहते होंगे रूम वगैरह लेके, तो शहर वालों की खासियत होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो किसको जानेंगे, पड़ोसी को। उसके बाद पहली बात तो अगर देखिएगा, छोटा सा कमरिया लेके रह रहे हैं तो पास के रूम में कौन रहता है उतना ही उनको पता होगा। भाई पास वाले में क्यों कभी मोटर चालू करे, कभी पानी वानी दूध वगैरह है, कोई राशन वगैरह खत्म हो जाए तो वो मतलब अक्षमात काम आता पड़ोसी। शहर वाले सिर्फ पास वाले पड़ोसी को ही जानते हैं। अगर कोई बड़ा फ्लैट लेके रह रहा, बड़ी सिटी जयपुर जैसी सिटी में रह रहा, फ्लैट लेके रह रहा है, ठीक है, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर 50 फ्लैट है अलग अलग, तो वो उस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन रहता है उनको भी नहीं जानेगा। उसके फ्लैट के उस वाला जो BHK उसके अंदर कौन कौन रहता है उसमें ही जानेगा, और कुछ नहीं। बड़ा और रह रहा तो उसके पास में कौन रहता है उसको पता नहीं होगा, कौन आ रहा कौन जा रहा, मतलब उनके संबंध बहुत सीमित होते हैं। जबकि गांव में सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता होती है, गांव के अंदर सामाजिक संबंध बहुत विस्तृत होते हैं। गांव वाला व्यक्ति, आप एक छोटे बच्चे को कह दोगे कि ये कौन है, तो वो क्या करेगा, बता देगा ये वो गांव के पूरे लोगों को जानते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, बताओ। चौपाल। अलवर वाले बता रहे हैं डी, विद्यालय। अच्छा, सारे बच्चे विद्यालय आते हैं क्या, जो बम्बे जा रहा है जिसने विद्यालय का कोई मुंह नहीं देखा उसको भी जानते हैं बच्चे, उसको कैसे जानते हैं भाई, वो तो कभी विद्यालय आया ही नहीं है। सारे खेत में काम भी तो नहीं करते हैं, कुछ बिजनेस भी करते हैं, उनको कैसे जानते हैं। पंचायत, सारे पंचायत केंद्र होते हैं, ये बात काफी सही है। लेकिन ये चौपाल क्या है, चौपाल का मतलब साथियों आपको पता हो तो गांव की जो सभा होती नहीं होती, आपकी भाषा में आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, हमारी भाषा के अंदर कहते हैं चोमटा, छोमटो, मारवाड़ी के सोमटो। मतलब जहाँ पे गांव के सारे स्त्री पुरुष महिलाएं कोई त्योहार वगैरह होता तो वहां पे इकट्ठे होते हैं। जैसे होली का त्योहार आएगा तो गेर नृत्य हो रहा है, तो गांव वाले सारे उस चौपाल पर इकट्ठे होंगे, गांव का सोमटा, वहां पे बैठ के वो डिस्कस वगैरह करेंगे। तो वहां पे जब वो इकट्ठे होते हैं एक दूसरे को, तब उनकी क्या होती, तब उनकी पहचान होती है। उस गांव के अंदर जो सामाजिक संबंध विस्तृत हुए हैं उनका क्या कारण है, चौपाल या चौमटा है। ठीक है, ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चौपाल। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। अगला सवाल। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता, साथियों सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होता है उसका दृष्टिकोण कैसा होता, बताओ। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है, नजरिया कैसा होता है। रचनात्मक, रचनात्मक का दूसरा नाम या सृजनात्मक क्या नाम है, सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब कुछ नया करने का सोचता है वो, या सकारात्मक पॉजिटिव सोचता है, या फिर ध्वंसात्मक विध्वंस नष्ट करने वाली भावना होती है, या पता नहीं भाई क्या भावना होती, बताओ। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व होगा उसका दृष्टिकोण कैसा होगा, बताओ भाई। आनंद बी बता रहा है। अब आप कौन से का बी बता रहे हैं ये तो पता नहीं चल रहा, इतना बड़ा आप लिख भी नहीं सकते। कल से मैं क्वेश्चन नंबर लगा के लेके आऊंगा, आज अब सकारात्मक लिख रहे हैं। SR जोरड़ ने लिखा सकारात्मक, अर्जुन मेरा ए बता रहा है, हेमंत भी बता रहा है। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, सकारात्मक शब्द अपने आप को अच्छा लगता है, यहाँ पे मैं नकारात्मक लिखता कोई उत्तर नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, हो ही नहीं सकता। सकारात्मक, अच्छा हाँ, सीधा आपका ध्यान उस पर जाता है, हालांकि जाना चाहिए, लेकिन सकारात्मक से भी ऊपर एक चीज होती है, वो होती है रचनात्मक। सकारात्मक कोई चीज है उसके बारे में अपन अच्छा सोच रहे हैं, वो सकारात्मक है। नकारात्मक उस चीज को अपन गलत बता रहे हैं, वो नकारात्मक है। लेकिन कुछ नया ही कर रहे हैं अपन, कुछ नया ही सोच रहे हैं, उसको कहते हैं सृजनात्मकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होगा ना, उसकी सोच रचनात्मक होगी, सृजनात्मक, सृजनात्मक होगी, उसकी सोच है वो क्रिएटिव प्रकार की होगी। तो यहाँ पे ए आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाए। तो मेरा पिछली बार सिलेक्शन हो गया था, थैंक्स, बिल्कुल RJ विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिएगा। बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास उनमें उत्पन्न करता है, विकास उनमें उत्पन्न होता है। साथियों देखिएगा, बालक के अंदर जब नेतृत्व के गुणों का विकास हो जाता है तो नेतृत्व के गुणों के विकास से बालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है, बताओ। आप हो बालक, मान लो अपने आप को भाई, ठीक है,
ट्यूशन करना है तो देखिएगा आप जो प्रश्न है उसके अनुसार अपन को परिवर्तन होना पड़ेगा। कभी शिक्षक मानेंगे, लेकिन 99% कंडीशन में शिक्षक मानना है, क्योंकि ये शिक्षण अभिवर्ती है, आपके अभिवर्ती का परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो जो बालक होते हैं जब उनमें नेतृत्व आ जाता है, उनको लगने लगता है कि मैं 10 लोगों को साथ में लेके चल सकता हूँ, 10 लोग मुझे फॉलो करते हैं। इंस्टा पे एक रील बना दिया, कच्चा बादाम पक्का बादाम है, फॉलोवर अच्छे आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता नहीं आता, वाह अपन रील बना सकते हैं, अपनी रील भी वायरल हो सकती है, आत्मविश्वास पैदा होता है। तो यहाँ पे जो ए आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल जयपाल सिंह जी, जय सिंह जी हैं, जय जसनाथ सिद्ध बिल्कुल राइट है। गोस्वामी करें आत्मविश्वास, मिश पूरम राठौड़ करें सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो आत्म नियंत्रण, संकोच, ईर्ष्या या आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास आता है आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या तो कभी करनी नहीं है, ईर्ष्या करोगे तो काम आएगा ही नहीं। ठीक है, आत्मविश्वास राइट आंसर है। अगला सवाल, शिक्षण व्यवसाय में रुचि आवश्यक, शिक्षण व्यवसाय के लिए आवश्यक है, बताओ। शिक्षण व्यवसाय अगर आपको पढ़ाना है बच्चों को तो कौन सी चीज जरूरी है? शिक्षण व्यवसाय बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है वो बताओ दोस्त। बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी चीज है वो आपकी जरूरी है? अध्ययन में रुचि होनी चाहिए, पढ़ाने के अंदर आपकी रुचि, पढ़ने में भी रुचि होनी चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व है वो अट्रैक्टिव प्रकार का होना चाहिए है, अपना इंप्रेशन दूसरों पे बहुत ही अच्छे वाला पड़ना चाहिए, या फिर गोरा रंग, आपका रंग गोरा होना चाहिए, या स्पष्ट अभिव्यक्ति। बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा, सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि ये अपने आप में मैंने आपको एक बात बताया हुआ है कि अध्यापक खुद एक विद्यार्थी होता है। ठीक है, अध्यापक खुद क्या होता है, एक विद्यार्थी होता है। जिसने भी लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो। अध्यापक खुद एक विद्यार्थी होता है, पहले वो खुद अध्ययन करता है उसके बाद बच्चों को पढ़ाता है। तो आपके सबसे पहले अध्ययन में रुचि होनी आवश्यक है, जब आपकी रुचि नहीं है पढ़ाने की तो मास्टर नहीं बन पाओगे। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अपने व्यवसाय में चाहिए साथियों, आप कोई भी काम करो उस काम के अंदर आपको क्या चाहिए बताओ। अपने व्यवसाय में चाहिए, अपना व्यवसाय कौन सा है? वैसे तो किसी भी व्यवसाय में देखा जाए, आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके अंदर आपको क्या चाहिए होती है, जो कुछ भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अपना व्यवसाय शिक्षण व्यवसाय, तो अपन शिक्षण व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसको देखेंगे कि शिक्षण व्यवसाय में अपन को इन चार में से कौन सी चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है बताओ। जो अपना व्यवसाय है शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण व्यवसाय में इन चारों में से कौन सी चीज की आवश्यकता है वो अपन को सबसे ज्यादा होती है? सूझबूझ ज्यादा चाहिए, विश्राम ज्यादा चाहिए, छुट्टियां ज्यादा चाहिए, अपना अधिकार ज्यादा चाहिए, या समर्पण, पूरा समर्पित होना पड़ता है इसके अंदर। तो देखिए सूझबूझ होनी चाहिए, अच्छी बात है सूझबूझ की, लेकिन शिक्षण व्यवसाय के अंदर अपने अंदर क्या है, समर्पण नहीं है, तब तक सूझबूझ कहाँ की काम की। समर्पित होकर पढ़ाना पड़ेगा, क्यों? प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अरे भाई पूरी क्लास दी है अपन ने, प्रतिबद्धता है, व्यवसायिक प्रतिबद्धता पढ़ा नहीं पड़ा, समर्पित रहना है। आधे घंटे मैंने आपको कहा था समर्पित रहना, समर्पित रहना, समर्पण जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल, व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी को करना चाहिए, व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व किसी भी व्यवसाय के बारे में आप शिक्षा दे रहे हो, उससे पूर्व साथियों विद्यार्थी का क्या करना चाहिए बताओ। व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी का क्या करना चाहिए? उसका रुचि परीक्षण करना चाहिए, उसकी अभिवर्ती परीक्षण करना चाहिए, उसका स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए, या सभी परीक्षण करने चाहिए। आप व्यवसाय की शिक्षा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आप व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व आप व्यवसाय, आप शिक्षण व्यवसाय, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप ऐसा मत कहो कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जाना है शिक्षण व्यवसाय के अंदर। भाई बीएसटीसी क्या है, बीएसटीसी के बाद रीट वगैरह दोगे, अंतिम स्टेज इसकी क्या है, शिक्षक की है ना। भाई बीएसटीसी में अंतिम रूप से आप शिक्षक बनोगे जब सफल हो जाओगे, इसके और भी पड़ाव में गुजर के, तो वो आपका व्यवसाय कौन सा होगा, शिक्षण व्यवसाय। तो शिक्षण व्यवसाय से पहले आपका क्या किया जाता है वो बताओ। शिक्षण व्यवसाय से पहले आपका क्या किया जाता है, उसके बारे में आपको क्या करना बताना है। आपका रुचि का परीक्षण किया जाता है, आपके अभिवर्ती योग्यता है या नहीं। आप अभिवर्ती नाम आया अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ध्यान रखना, बताओ उसका राइट से बताओ। रुचि परीक्षण, आपकी रुचि का परीक्षण किया जाता है, आपकी अभिवर्ती आपके टैलेंट का परीक्षण किया जाता है, या फिर आपके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, या फिर आपके सभी परीक्षण किए जाते हैं। तो सर हम तो बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं, ये देखो एक मीरा कुमारी कह रही है ऑल परीक्षण, अंकुश कह रहा ऑल। एग्जाम देने जाते वहां से पहले आपके डॉक्टर खड़ा रहता है क्या? एग्जाम देने आया, आजा, सांस ले, छोड़, जबान दिखा, हाँ,
खांसी कर हैं, के बाद आपको एग्जाम देने दिया जाता है क्या? बताओ। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व आपको व्यवसाय की अभी शिक्षा दी जा रही है कि आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन होने के लिए क्या क्या करना है। उसमें साथियों आपकी अभिवर्ती आप में योग्यता आएगी। अरे बावड़ों, अपने टॉपिक का नाम है शिक्षण अभिरुचि, है या नहीं है? अपने टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? शिक्षण अभिरुचि। इस शिक्षण अभिरुचि को मैंने पहली क्लास में आपको कहा था कि शिक्षण अभिरुचि कहो एक ही बात है, शिक्षण अभिवर्ती कहो, शिक्षण अभिवर्ती कहो एक ही बात है, शिक्षण अभिक्षमता कहो एक ही बात है। और यहाँ पे क्या है, अभिवर्ती का परीक्षण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? तो व्यवसाय से संबंधित हालांकि हो सभी सकते हैं, ये स्वास्थ्य परीक्षण नहीं आता तो रुचि का भी किया जाता है, अभिवर्ती का किया जाता है, तो सभी परीक्षण हो जाते हैं। अब स्वास्थ्य आ गया तो रुचि और अभिवर्ती दोनों का किया जाता है, लेकिन रुचि में भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है? अभिवर्ती का होता है। कैसे सर? भाई रुचि का मतलब आपकी पसंद हो गया, यही हुआ या और कुछ? अभिवर्ती का मतलब आपकी योग्यता हो गया। अब मेरी बात बताओ, आपको पढ़ाने के लिए, मेरी पढ़ाने में रुचि तो है, लेकिन योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। बिना रुचि के योग्यता है तो क्या काम आएगा? मेरी पढ़ाने में बहुत रुचि है यार, मुझे पढ़ाना है, ऐसा करना, मेरे अंदर योग्यता है नहीं, मैं पढ़ा सकता ही नहीं बच्चों को, मुझे पढ़ाना आता ही नहीं, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो रुचि होते हुए भी अगर आपके अंदर अभिवर्ती नहीं है, आप व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। दूसरे तरीके से देखो, आपके अंदर अभिवर्ती, आप योग्य हो उस चीज के, लेकिन आपके अंदर रुचि नहीं है, तो कभी रुचि न होते हुए भी ऐसे होता है, बड़ा से शेयर कर दो, ऐसे करके पढ़ा के चले जाते हैं। वो क्यों है? रुचि नहीं है लेकिन योग्यता है, इसलिए पढ़ा दिया। तो इसके बिना ये काम हो तो सकता, अच्छा नहीं होगा लेकिन हो सकता है, लेकिन इसके बिना ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? थारो भाई मुकेश के बात है, बी आंसर आपका राइट होगा। अभिवर्ती परीक्षण क्या है? अभिवर्ती परीक्षण बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के अंदर, आपका अभिवर्ती परीक्षण होता है शिक्षण अभिरुचि का। ठीक है, हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? छात्रों के साथ अंतर संबंधों के संतुलित होने पर सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। देखिएगा, जब अपन बच्चों के साथ, आप शिक्षक बन जाओगे, शिक्षक बनने के बाद आप बच्चों के साथ अंतर संबंध है वो संतुलित रूप से रखोगे, आपके और बच्चों के बीच में अच्छे संबंध होंगे, तब आपका जो वातावरण है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, वातावरण, स्कूल का वातावरण अच्छा रहेगा। ये बात सही है क्या? तो सर इसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों के साथ अच्छे संबंध होंगे तो वातावरण एकदम शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये बात तो क्या है, एकदम सही है। इससे अपन क्या हो जाएंगे? पूर्ण सहमत हो जाएंगे। जिसने भी ए बताया, गीता पटेल, गजानन जाट, बिल्कुल ए आंसर। डिंपल डामोर क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, छात्र व अध्यापक के मध्य संप्रेषण होता है। ये प्रश्न अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। अपन ने संप्रेषण पढ़ा था, संप्रेषण पढ़ा था, संप्रेषण होता क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब छात्र और शिक्षक के मध्य सबसे ज्यादा किस चीज का संप्रेषण होता है? कौन से टाइप का संप्रेषण शिक्षक और छात्र के बीच में सबसे ज्यादा होता है? होता है, यहां तक तो कहो तो आपके दो उत्तर हो जाएंगे कि मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। मूक का दूसरा नाम है सांकेतिक, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक को मूक भी कह सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के संप्रेषण तो है। अर्थहीन तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो पहले से 0 नंबर पे आ गया। अब ये तीनों भी है। अब इसने लिखा प्रमुखता, इतना लिखो तो आंसर अलग है, ये लिखो तो आंसर अलग है। प्रमुखता, सबसे ज्यादा कौन सा संप्रेषण पाया जाता है? शिक्षक और छात्र के बीच में सबसे ज्यादा इशारों में पढ़ाई होती है, या लिखित रूप में सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, या बोल के पढ़ाई सबसे ज्यादा होती है? बताओ। सी बता रहे हैं। सी में क्या है? मौखिक। बिल्कुल सी वाले सारे राइट है। कृष्ण जी, सुनील जी, एडिटर, अर्जुन मेहता, संगीता मेघवाल, पुष्नाथ, बिल्कुल उषा कुमारी, हेमंग राणा, सी आंसर है भाई। ज्यादातर देखिएगा, ज्यादातर जो शिक्षक और मैं अपनी क्लास देख लो, ज्यादातर अपन बोल के ही कर रहे हैं सारा काम। ठीक है, तो मौखिक रूप से होगा, सबसे ज्यादा होता है वो मौखिक होता है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? मौखिक होता है। मास्टर बोलता, बच्चे सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सी आंसर राइट है। ठीक है, अगला सवाल। संप्रेषण क्रिया निम्न में, संप्रेषण क्रिया में निम्न में से शामिल है। संप्रेषण के अंदर भाई क्या क्या शामिल होता है? बताओ पाणिदेव, संप्रेषण के अंदर क्या क्या शामिल होता है? संप्रेषण के अंदर क्या क्या शामिल होता है? वस्तु की विशेषताएं शामिल होती है, संप्रेषण के अंदर विचार, ज्ञान, अवबोध व कौशल शामिल होते हैं, या संप्रेषणकर्ता के हाव भाव शामिल होते हैं, या उपयुक्त में से कुछ भी शामिल नहीं होता है।
संप्रेषण करता जो संप्रेषण क्रिया है, इस संप्रेषण की क्रिया में साथियों क्या क्या शामिल होते हैं? व्यक्ति के हाव भाव भी शामिल होते हैं, ज्ञान भी होता है, विचार भी होते हैं, सब कुछ होता है, अवबोध कौशल। तो यहाँ पे देखिएगा उपरोक्त सभी तो है नहीं, बाकी अपन उपरोक्त सभी कर लेते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो होंगे वही होंगे कि विचार, ज्ञान, अवबोध, कौशल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बी बिल्कुल अर्जुन जी, रवीना पांचाल, उर्मिला, बी को लॉक करो। बिल्कुल बी को क्या कर दिया गया? लॉक कर दिया गया। यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? बताओ भाई, वो कौन सा अभ्यारण्य है जो विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर उसको घोषित किया गया है, विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है? राजस्थान का वो कौन सा अभ्यारण्य है जिसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया? फटाफट से आंसर बताइएगा। लीला धाकड़, तरुण जी, बिल्कुल आरपीएससी, बहुत अच्छी बात है। बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा? शेयर कर दो एक बार फटाफट से। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, ठीक है। तो देखिएगा, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर, राष्ट्रीय मरुदन, केवलादेव। सर केवलादेव घनपेश और भरतपुर वाला, बिल्कुल डी वाले। अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जीके के ऊपर से सरल, ये सरिस्का बता रहा भाई साहब, अरे सरिस्का नहीं है, हैं? यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। केवलादेव घनापक्षी विहार है, इसको क्या है? इसको साथियों क्या है? विश्व जो विरासत सूची है यूनेस्को के द्वारा, उसमें शामिल किया गया, ठीक है। ये आपका क्या है? ये क्वेश्चन, कौन सा समूह ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता भाई साहब? ठीक है, साइंस का प्रश्न है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताओ। अब इनमें ज्यादा टाइम नहीं लेगा ना, जीके के क्वेश्चन है, राजस्थान जीके आ गया आपका। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताओ फटाफट से। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम ऑप्शन आपके सामने क्या है? 2 जून, 3 जून, 10 जून और 5 जून। तो पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के किस जिले में है? कुंभलगढ़ का किला साथियों किस जिले के अंदर है? बताओ। उदयपुर के अंदर है कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ के अंदर है कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद में है या प्रतापगढ़ के अंदर? कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसका आपको बताओ तो कुंभा ने निर्माण कराया था। इसका वास्तु का जो शिल्पी पूछा जाता है मंडन, ठीक है। ये किला है किस जिले के अंदर? राजस्थान के कौन से जिले में कुंभलगढ़ है? बीएसटीसी 2019 का ये क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। बताओ। राजसमंद है मंगाना, बिल्कुल राजसमंद राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? कुंभलगढ़ राजसमंद है। कुछ लोग इसको उदयपुर करके आ जाता है, जो बिल्कुल गलत है, ये राजसमंद के अंदर है, ठीक है। क्योंकि जैसे किलों की बात वगैरह आती हो चित्तौड़ या उदयपुर पे अपन को थोड़ा फक्र महसूस होने लगता है, अपन वो भावनाओं में बैठ के वो आंसर कर लेते हैं। भावनाओं में भी नहीं बैठना है, ठीक है। अगला सवाल, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा? साथियों जो बोलियां अपन ने कहा गया है, बोलियां हैं, उन बोलियों के अंदर देखिएगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती है, शेखावाटी। तो जो मेवाती बोली है, इस मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? बताओ। मेवाती बोली, मेवात, अलवर और भरतपुर के बीच का जो क्षेत्र है उसको मेवात कहा जाता है। और मेवात में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। तो अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर, तो सीधी सी बात है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल संजू जी, झंडी भाई, शिकवाल गर्ल, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। गोस्वामी, अलवर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, कृषि, कृषि नहीं है, कवि वृक्ष, कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? बताओ फटाफट से बताओ। कवि वृक्ष की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कवि वृक्ष, कवि वृक्ष की उपाधि किसको दी गई थी भाई? हम्म? ये आबू के परमार शासक था, मालवा शाखा का। बता दो, इतना हिंट दे दिया। आबू का, आबू पर जो परमारों ने राज किया, उनके मालवा शाखा का राजा था ये। तो अब बताओ। अभय सिंह, जोधपुर का शासक, प्रताप सिंह, और राव जोधा, और मुंज, क्या होगा भाई? बताओ। देखो दरबार सॉन्ग कह रहा सी, बिल्कुल सी वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रताप सिंह नहीं भाई, गलत है। लाइव कैरी प्रताप सिंह गलत। पुष्नाथ बी, बिल्कुल यहाँ पे देखिए बी वाले राइट होंगे। मुंज साथियों है, ये मुंज है, इसको कवि वृक्ष कहा जाता है। ये जो आपका आबू वाला क्षेत्र है नहीं है, आबू पर परमारों ने शासक किया था, और इन परमारों की जो मालवा शाखा है, इस मालवा शाखा का शासक हुआ है।
मालवा शाखा का शासक हुआ जिसको कवि वृष कहा जाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अपने आप में भाई एक आधा क्वेश्चन ऐसा लेके आते हैं ताकि आपको लगे हैं कि हमारी पढ़ाई कुछ न कुछ अभी भी क्या है, कम है। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। मनीष, कविता, विश्नोई, रतनलाल, गुर्जर, बिल्कुल। आदिवासियों का हरा सोना, तो देखिएगा सालर, धोकड़ा, बांस और गूलर। तो साथियों हरा सोना है वो किसको कहा जाएगा? बांस को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? बांस है, इस बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? संत संप्रदाय से आपका प्रश्न है। निम्बारक संप्रदाय है, इस निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे? किशनगढ़ के अंदर, सलेमाबाद में, सालासर बालाजी है ये तो, और खेड़ापा में। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? बताओ भाई साहब। किशनगढ़ भी अजमेर में है, सलेमाबाद भी अजमेर में है। और यहाँ पे देखिएगा रबीना प्रजापत बता रही सलेमाबाद, बी सलेमाबाद, नेहा शर्मा बी, सीताराम गुमावाद बी, बिल्कुल सलेमाबाद वाले सारे के सारे क्या राइट है? एक बार भाई साहब शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सी, बी को लॉक करो। अच्छा, सलेमाबाद हो जाएगा। सलेमाबाद अजमेर आपका क्या है? बी आंसर वाले राइट है। ठीक है, कमेंट में बातें नहीं करनी। अगला, मोरचंग एक प्रकार का खाली जगह है। मोरचंग क्या है? बताओ भाई, मोरचंग क्या होता है? मोरचंग क्या है? मोरचंग एक प्रकार का है, तो देखिएगा नृत्य होता है मोरचंग, वाद्य यंत्र होता है मोरचंग, कोई मेला लगता है, या मोरचंग कोई बोली है? बताओ मोरचंग क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो भाई। मोरचंग वाद्य, बिल्कुल महादेव का लाडला, महादेव का भगत, वाद्य बताया, बिल्कुल राइट है। मोरचंग एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला सवाल क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य महिला आयोग है, कांता खतूरिया याद आएगी, ये आते ही आपको ध्यान रखना। जहां से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग है, जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है, जो इसका क्वेश्चन यहाँ से आता, ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, उसकी जो फर्स्ट लेडीज अध्यक्ष है या फर्स्ट अध्यक्ष है वो कौन थी? फर्स्ट अध्यक्ष इसकी कौन थी? कांता खतूरिया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिएगा ये लोक नृत्य वगैरह राजस्थान की कला संस्कृति में कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल है, एक बार पढ़ दें अपने आप याद हो जाती है। घूमर नृत्य राजस्थान का क्या है? प्रमुख लोक नृत्य है। तेरा ताली, तेरा ताली नृत्य साथियों देखिएगा रूणीचा के अंदर किया जाता है। केंद्र इसका कौन सा है? केंद्र रूणीचा है। बाकी तेरा ताली नृत्य में आपको बताओ तो 13 मंजीरे बांधे जाते हैं अलग अलग जगह पे और नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में, कामड़िया जाति के लोग, कालबेलिया कालबेलियों द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा? बताओ। हिंदी के सवाल आ गए आपके सामने, और जीएसटीसी में इंग्लिश और हिंदी वाला सेक्शन आपका 150 नंबर का है, ध्यान रखना। इंग्लिश तो अपन को वैसे नहीं आती है, अगर हिंदी भी नहीं आएगी काम नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज बताई थी कि किसी एक चीज के अंदर आपकी कमजोरी है ना, दूसरी चीज के अंदर स्पेशलिस्ट बन जाओ। इंग्लिश में कमजोर है, नहीं आता है, तो हिंदी के पूरे यूं स्पेशलिस्ट बन जाओ कि हिंदी में पीएचडी कर रखी है अपन ने, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इंग्लिश वाली भरपाई आपकी अपने आप हिंदी के अंदर हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है, तो बताओ भाई, एक अच्छे से पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है। एकदम सही रूप से क्या लिखा हुआ है बताओ। यहाँ पे पृष्ठ है वो एकदम से सही लिखा हुआ, पृष्ठ होता है, ट नहीं होता। पर्याप्त, ये र नहीं होता है, यहाँ पे ये र नहीं आता है, यहाँ पे ये ट नहीं आता है। और प्रदर्शनी, तो ये सी की मात्रा बड़ी होती है, जबकि ब्रिज भाषा एकदम सही लिखा हुआ है। डी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट। किसने बताया? क्या डी? तीनू विष्णु डी, क्या बात है, मुकेश डी, ब्रिज भाषा मिश पूर्ण, बिल्कुल क्या बात है, होशियार हो यार आप तो, हैं, पता ही नहीं मुझे तो। अगला, मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्त का विलोम क्या होता है बताओ? मूर्त जो दृश्यमान है, जो दिखाई देता है, मूर्ति मान लो आप, कोई अस्तित्व दिखाई दे रहा है अपन को। अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है, तो मूर्त का क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर आपका राइट आया क्या? बिल्कुल संदीप कुमार, क्या बात है, ए आंसर राइट। चालू सिंह भाटी, ए आंसर, बिल्कुल ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? बताओ निंदा का पर्यायवाची कौन सा है?
निंदा की जगह अगर आप उस शब्द को भी यूज करो तो भी सेम अर्थ निकले। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जो समान अर्थ देते हैं। हैं तो देखो कौन सा शब्द, निंदा, किसी की बुराई करना, कुत्सा, गुरखदार, अपसामर, स्तुति। देखिए स्तुति का मतलब तो प्रशंसा हो जाता है भाई, उसकी प्रार्थना करना, तो ये तो इसका विलोम होगा। निंदा का स्तुति, ये तो क्या हो रहा है, ये तो विलोम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपन को क्या पूछा, अपन को पूछा पर्यायवाची, तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कुत्सा हो जाएगा, ठीक है। कुत्सा करना, खोड़लाई करनी, निंदा करनी, ठीक है। तो ए आंसर आपका यहाँ पे राइट है। प्रियंका, किरण, बिल्कुल, मीरा कुमारी, ठीक है। बलदेव भाई, ठीक है। बलदेव डी बता रहा है वो विलोम शब्द है, ठीक है। जो कम खर्च करता हो उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द दिया होगा। साथ में जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करे उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कंजूस, लोभी। गाड़ियां निकाल रहे हो क्या सर? अरे कंजूस लोभी कहते हैं ना, है बड़ा कंजूस है वो तो, मक्खी चूस। कंजूस, लोभी, मक्खी चूस, जो बिल्कुल खर्च ना करे, जहां जरूरत हो वहां भी खर्च ना करे, वो होते हैं। जबकि जो कम खर्च करता हो, हिसाब से खर्च करे, कम खर्च करे, उसको मितव्ययी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मितव्ययी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन किसका आया बताओ, लुको। बिल्कुल, ये लुको है वो अलग होता है, ठीक है। कम खर्च करता है उसको लुको, लुको नहीं कहा जाता है। लुको वो होता है जिसके पास कुछ नहीं है ही, और है नहीं तो खर्च क्या करेगा, वो लुकी अलग होते हैं भाई, ठीक है। ये मितव्ययी होगा, जो कम खर्च करे उसको मितव्ययी होगा। कानपुर से है क्या भाई तुम? बाड़मेर बैठ से लग रहा है मुझे, रुके वाला, ठीक है। अगला सवाल क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प में से एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमेलित नहीं है। एक शब्द है वो सुमेलित नहीं है, गलत लिखा हुआ है, उसकी आपको क्या करनी है, पहचान करनी है, ठीक है। बताओ। जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। तो इसने तो सुमेलित नहीं है, वो बताना है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्योड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसको अध्योड़ा कहा जाता है। तो सर आगत पति का, अरे जिसका पति अभी अभी लौटा हो, जिसका पति अभी लौटा हो परदेश से, क्या यहाँ कहते हैं ना, अभी अभी लौटा हो, जिसका पति क्या है, जिसका पति अभी लौटा हो परदेश से। कहां से? परदेश से जिसका पति अभी लौटा हो उसको कहते हैं आगत पति का। और धरती व आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। तो यहाँ पे देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसको अध्योड़ा कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। किसने बताया? सिमरन शर्मा, सी बिल्कुल राइट। गोस्वामी अड़ोदा लिख रहा है, अड़ोदा नहीं है, अड़ोदा नहीं अध्योड़ा है, ठीक है। रतन लाल अलवर वाले सी, बिल्कुल अलवर वाले राइट। मंजू, विराट क्रिकेट फैंस, बिल्कुल। उर्मिला, ठीक है। अगला सवाल, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? देखिएगा उर्दू का एक उपसर्ग होता है ला। अपने वैसे 22 उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग माने जाते हैं, और उर्दू का, फिर उर्दू, चीनी वगैरह ऐसे उपसर्ग भी अपने अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। उर्दू का जो उपसर्ग है ला, इस ला का अर्थ क्या होता है? ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ला जवाब, ला इलाज, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है बताओ? लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है, मतलब बिना जवाब के। लाजवाब का मतलब क्या हो जाएगा? बिना जवाब के, ठीक है। बिना जवाब के उसको कहेंगे लाजवाब। ला इलाज, बिना इलाज के, क्या है? बिना इलाज के, ठीक है। तो ला उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? बिना निकल रहा है, ठीक है। किसने बताया? हाँ बिल्कुल, जोरड़ साहब बिना बता रहे हैं। और गोस्वामी, अरे हाँ, आई एस कृष्णा ये बता रहे, बिल्कुल। यू घुमावट डी, बिना, बिल्कुल बिना आपका राइट है। डी बताया जिसने वो क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ये इसका अर्थ बिना के रूप में निकलेगा, ठीक है। अगला सवाल, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार के अंदर कौन सा उपसर्ग होता है बताओ? अधिकार शब्द, इस अधिकार शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग होता है? मैं उपसर्ग के नाम बोल रहा हूं, ये ऑप्शन नहीं है, दूसरे हैं, ठीक है। अति, अधि, अनु, अप, अव, अभि, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्रति, पर, वी, सम, कुश। बताओ कौन सा हो जाएगा? वी स कुश से, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा? दे रखा है नदी है, तो फिर वही इतनी क्यों बोले? अधि उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अधिकार में कौन सा होता है? अधि होता है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखा नहीं पहले, अधि लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताओ? प्रत्यय पूछा गया, बैठक शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय होता है? पूरब, दिनू, रतन, सरोज, बिल्कुल। तुलसी, तरुण जी, सचिन जी, सौरभ जी, बताओ भाई क्या हो जाएगा? बैठक के अंदर उपसर्ग देखिएगा,
बैठक को तोड़ो भाई आप, बैठक तो बे धन ठक, फिर तो काम आएगा नहीं, ठक तो होगा नहीं, ठीक है। फिर बे को ठ से तोड़ो और क करो, बैठ धन क, बैठक हो सकता है। और बैठक धन अ, तो फिर बैठ धन अ ये भी तो हो नहीं सकता। यहाँ पे ठ को साथ में ले लें तो अक, अक और क दोनों में से कौन सा हो सकता है बताओ, ये दोनों तो होंगे नहीं। अक और क में से कौन सा हो सकता है, तो बैठ धन अक, बैठक, यहाँ बैठ धन क, साथियों बैठ नहीं बैठना, क बैठ कर करना उसको कहते हैं बैठक। यहाँ पे आपका क्या होगा, हाँ मतलब जो सभी लोग साथ में मिलके बैठ के जो भी बातचीत वगैरह करते हैं उसको अपन बैठक कहते हैं, नहीं कहते हैं। यहाँ बैठना को भी बैठक कहा जाता है वैसे तो डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क का प्रत्यय यहाँ पे होता है, ठीक है। अक नहीं होगा, क होगा, कपिल जी राइट है, ठीक है। अगला सवाल, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित शब्द है, इसका साथियों संधि विच्छेद करना है, करो। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बालो धन चित, बाल धन उचित, बाला धन ची, बा धन लोचित। बताओ, ये तो बालाची तो भी बालाची बनेगा, ये तो है नहीं। और अब बालोचित सीधा सीधा लिख रहे हो, संधि हुई नहीं है, ठीक है। उसके बाद बा और लोचित, तो ये तो लोचित अपने आप में एक शब्द है, बा उपसर्ग आप मान ले, ये भी है नहीं। बाल धन उचित, अ और उ मिलके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, बालोचित। बी आंसर आपका किस किसने बताया, सोनिया जी ने, शंकर रावत ने, लहर क्लासेज की रानी ने, बिल्कुल रवीना ने। बी आंसर आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल, वचनामृत शब्द का समास पद का विग्रह होगा। समास से प्रश्न है आपका, वचनामृत, वचनामृत क्या है, वचनामृत समास पद का विग्रह क्या होगा, अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। बताओ वचनामृत का क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बता दो। वचना अमृत, देखिएगा समास में कभी भी अर्थ नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, कि वचन का मैं अमृत है, वचन का वाणी कर दूं तो अमृत जैसी वाणी, नहीं। समास के अंदर हमेशा समस्त पद है, तो जैसा का जैसा पद है उसको खोल के लिखा जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लिखो फटाफट से, क्या हो जाएगा वचनामृत का, ए और डी में कंफ्यूजन है तो गीता पटेल ने बताया, उसको अपन सही मानेंगे डी। एक तो अमृत रूपी वचन और एक वचन रूपी अमृत है, तो ये साथियों वचन रूपी अमृत जिसको अपन कहेंगे वचनामृत, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कैसा आपका रिजल्ट है थोड़ा सा शेयर कर दो उसके बाद, और क्लास कैसी लगी, क्या आपका फीडबैक है, के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपन इस क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, देखिएगा फीडबैक आते रहेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है और भी हमारी जो क्लासें होती हैं उनका शेड्यूल वगैरह या पीडीएफ वगैरह है, वो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आती है। कहाँ पे आती है, टेलीग्राम चैनल पर आती है। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, लहर क्लासेज ऑफिशियल। आपको कौन सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लहर क्लासेज ऑफिशियल। जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे लहर क्लासेज ऑफिशियल, तो इस वाले आपको चैनल आएगा। इस वाले चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जिस प्रकार से एक चिड़िया होती है वो तिनका तिनका उठा के आखिरकार साथियों अपना हौसला, जो घोंसला है वो बना देती है। और घोंसला कैसे बनता है, घोंसला तिनके से नहीं बनता, घोंसला उसका हौसले से बना है, ठीक है। घोंसला बराबर है हौसला, ध्यान रखना। अगर वो हिम्मत हार जाए कि बार बार कौन उड़ेगा, एक एक तिनके से क्या होगा, तो कभी उसका घोंसला नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार आपको भी धीरे धीरे निरंतर रूप से सतत रूप से क्या है, मेहनत करते रहना है। आपका घोंसला भी एक दिन बनेगा, यानी कि आपको भी अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है। मस्त पर्सन है आज, पर्सन बिल्कुल मस्त था भाई, ठीक है। तो साथियों ये अपनी आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। देखिए अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक वाइक शेयर वेयर थोड़ा किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब, जो भी भाई बहन नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।